7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। इस समय दिल्ली में माहौल गर्म है और माहौल गर्म इसलिए है क्योंकि कैबिनेट रीशफल की बात चल रही है। पूरा मंत्रिमंडल जो है वो फेंटा जाएगा, ऐसी बातें चल रही हैं। और ये बात हो रही है, पहले तो ये था कि भाई अगस्त में ही कर दिया जाएगा, लेकिन फिर बाद में वो थोड़ा टला। फिर आ गए श्राद्ध पक्ष, और आपको जानते हैं कि साहब हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं होते। यदि श्राद्ध पक्ष में रिशफल कर भी दिया जाता तो कैबिनेट मिनिस्टर्स ज्वाइन नहीं करते श्राद्ध पक्ष में। अब नवरात्र आरंभ हो गए हैं, तो अब बिल्कुल समय उचित है और समय इस प्रकार एक प्रकार से कह सकते हैं कि मंगलमय है, और इसमें कैबिनेट रीशफल की पूरी संभावना है। तो अब कैबिनेट रीशफल में होगा क्या? बातें तो बहुत सारी हैं, और लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की याद रहनी चाहिए कि आज तक यानी 11 वर्ष में कभी भी जो भी स्पेक्यूलेशन हुआ है कैबिनेट रिशफल के बारे में वो कभी भी सच साबित हुआ नहीं है। एक तो लोग बड़ी ज़ोर शोर से बातें कर रहे हैं कि साहब कि एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर साहब हैं, वो कैबिनेट से बाहर जा सकते हैं। अब वो हाई प्रोफाइल मिनिस्टर कौन है वो आप गेस करें। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इस समय वो हाई प्रोफाइल मिनिस्टर जो है उनकी क्लेम RSS की बैकिंग की थी, लेकिन जैसी जानकारी आ रही है कि RSS ने ये कह दिया कि भैया हमारी कोई बैकिंग नहीं है। लेकिन साथ में दूसरी बात यह है कि ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज होनी है, इसके पीछे एक आ जा रहा है कि भाई एक पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू किया जा रहा है। सारी मिनिस्ट्रीज़ का परफॉर्मेंस रिव्यू किया जा रहा है, और उस परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर मंत्रियों की गद्दी रहेगी या जाएगी वो तय किया जाएगा। तो यदि पूरा का पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पे किया जाना है तो फिर ये जो स्पेकुलेशन है ये गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि और कुछ हो या ना हो, ये हाई प्रोफाइल मिनिस्टर साहब जो हैं वो निश्चित रूप से परफॉर्मेंस के लिए तो जाने जाते हैं। बस ये है कि वो परफॉर्मेंस का गाना इतना गाते हैं कि फिर वो अच्छा नहीं लगता टॉप लीडरशिप को, शीर्ष नेतृत्व को। दूसरी बात ये आ रही है कि साहब के बहुत सारे जो इस समय मंत्रालय हैं वो डबल ट्रिपल चार्ज में चल रहे हैं। तो ये एक डबल ट्रिपल चार्ज में चलने वाला जो है, देखिए, टेलीकम्युनिकेशंस एंड IT और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्लस रेलवेज, ये तीनों एक ही मंत्री के पास में हैं। ये मंत्री अपेक्षाकृत जूनियर मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी कुछ विशेषता है जिसके कारण उनको पसंद किया जाता है। हालांकि ये देखने में आ रहा है कि इस समय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से हेडलेस है, क्योंकि मंत्री जी के पास इतने अधिक चार्ज हैं कि मंत्री जी रेलवेज़ के अतिरिक्त कुछ विशेष ध्यान बाकी दो पर दे नहीं पाते हैं। रेलवेज़ उनकी टॉप प्रायोरिटी है, और रेलवेज़ के अलावा उनकी टॉप प्रायोरिटी ये भी है कि उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। अब ये पता नहीं कौन सा युग है जिसमें मंत्री ये दिखाना चाहता है कि भाई उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना आता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना मंत्रियों का काम नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेट से सीधे बन जाते हैं मंत्री, वो ये सोचते हैं कि साहब कि एज ब्यूरोक्रेट जिस प्रकार से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया करते थे उसी तरह से आज भी यदि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे तो लोग हमको बहुत टेक सेवी मानेंगे। कोई नहीं मानता टेक सेवी भाई। ये जो ज़माना है ये बदल चुका है। जो जेन जी है वो इन सब चीज़ों में इतनी पारंगत है कि वो आपके इन प्रयासों पर मुंह दबा के हंसती है, कहती है देखो ये जो है ये हमको इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहा है। वो इससे इम्प्रेस नहीं होते, वो इससे कतई इम्प्रेस नहीं होते। एक बीच में बड़ा भारी स्पेकुलेशन चला था कि साहब की ये
फॉरेन मिनिस्ट्री में चेंज होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में चेंज होगा, और उसके लिए कई सारी बातें भी बताई गई थी, लेकिन वो सारी की सारी बेबुनियाद साबित हुई है। और आपको पता है कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस समय न्यूयॉर्क में है और वो यूएन जनरल असेंबली को प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे एड्रेस करेंगे। पिछले वर्ष भी यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने ही एड्रेस किया था और इस बार भी वो ही एड्रेस करेंगे। और जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत ही कुशलता से कार्य कर रही है। और अभी जो है जिस प्रकार से पूरा का पूरा इंटरनेशनल सिनारियो चेंज हो रहा है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक्सपेंशन भी होना है। तो ऐसे समय पर किसी भी स्थिति में मुझे तो नहीं दिखता कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई चेंज हो सकता है। बहुत सारे लोग जो थे वो आप समझिए कि बजट के बाद से फाइनेंस मिनिस्टर के पीछे लगे हुए थे और प्लांट की जा रही थी स्टोरी। ख़ास तौर से ये जो आपका पंचमक्कार मीडिया है, जिसको मैं क्यू ट्यूबर्स कहता हूँ, ये जो क्यू ट्यूबर्स हैं ये बार बार फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज कराया करते थे। और फाइनेंस मिनिस्टर ना तो कल चेंज हुई और ना आज चेंज होने वाली हैं, विशेषकर जबकि पूरा का पूरा जो जीएसटी आर्किटेक्चर है उसको नई तरह से परिभाषित किया गया है। और उस जीएसटी आर्किटेक्चर को नए रूप में परिभाषित करने के बाद उसको धरातल पे उसका कार्यान्वयन करना है। ऐसे समय में मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न उठता है कि वित्त मंत्री का परिवर्तन किया जाए। अब आ जाते हैं जो बड़े मंत्रालय हैं उसमें, अब आ जाते हैं हम रक्षा मंत्रालय पे। नो चेंज एक्सपेक्टेड। राजनाथ जी बड़ी कुशलता से अपना कार्य कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा जो इतनी बड़ी सफलता हुई, तो प्रधानमंत्री को श्रेय तो जाता ही है, लेकिन कुछ श्रेय तो रक्षा मंत्री को भी जाता ही है। तो फिर और कौन सी मंत्रालय हैं जो परिवर्तित होंगे? देखिए मेरे पास एक लिस्ट है, मैं बताता हूँ उसमें कि डबल चार्ज में कौन से चल रहे हैं। अब डबल चार्ज में चलने वाले जो हैं वो आप ये देखिए कि एक तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो डबल चार्ज में चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री डबल चार्ज में चल रही है। और नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री है वो भी डबल चार्ज में चल रही है। इनके लिए अब अलग अलग मंत्री अपॉइंट हो सकते हैं। देखिए इस समय कुल मंत्रियों की जो संख्या है वह है 30 तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और 36 मिनिस्टर्स जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और 5 मिनिस्टर जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है। अब इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि भाई टोटल संख्या कितनी हो सकती है। 15% लोकसभा के 15% टोटल मिनिस्टर्स की संख्या हो सकती है। लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545। तो इस लिहाज से, इस स्थिति के हिसाब से आप ये समझें कि लगभग 81 या 82, सेफ साइड पर है तो 81 मंत्री अपॉइंट किए जा सकते हैं। अभी 71 है, 10 का स्कोप है। अब 10 के स्कोप में कौन कहाँ से चुना जाएगा, मैं आपको एक लॉन्ड्री लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले तो कोई न कोई मंत्री बिहार से आएगा ही आएगा, और वो मंत्री बिहार से आएगा तो प्रश्न केवल इतना ही उठ रहा है कि जो भी मंत्री बिहार से आने वाला है वो भाजपा के कोटे का होगा या जनता दल यूनाइटेड के कोटे का होगा। मेरा अनुमान ये है, मेरा विश्लेषण ये कहता है कि बिहार से एक मंत्री इंडक्ट किया जाएगा, वो भाजपा के कोटे का ही होगा। और एक कोई मंत्री जो है वो असम के कोटे से आना है, और जो असम के कोटे से आएगा वो मेरा ऐसा अनुमान है कि वो संभवतः जनजातीय वर्ग से होगा, भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, क्योंकि वहाँ आसू या जो आपकी बोडो पार्टी है उससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी मंत्री लिया जाएगा। जो भी मंत्री लिया जाएगा वो जनजातीय होते हुए भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही, और राज्यसभा से भी हो सकता है। कुल
6 या 7 नए मंत्री होंगे और जो पुराने मंत्री हैं उनमें से 6 या 7 बदले जाएंगे। तो लगभग 15 नए मंत्रियों का स्कोप यहाँ पर बन रहा है। असम के साथ साथ बंगाल का भी नंबर आएगा। अब बंगाल का नंबर आएगा तो फिर वही बात आई कि साहब की लोकसभा से या राज्यसभा से, ये देखने वाली बात है। अगला जो महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ से चुनाव होने वाले हैं वो है तमिलनाडु। तो अभी अभी तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति को भारतीय जनता पार्टी ने एक तोहफा दिया है, उपराष्ट्रपति के रूप में एक तोहफा दिया है, एक उपहार दिया है। तो तमिलनाडु से भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई अवश्य आएगा। तमिलनाडु से समस्या यही है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कोई वैसे सांसद है नहीं, लोकसभा में तो कोई भी नहीं है। लोग सोच रहे हैं और कह भी रहे हैं कि संभवतः के अन्नामलाई को यहाँ लाया जा सकता है और बाद में जो राज्यसभा के चुनाव होंगे उसके माध्यम से के अन्नामलाई को यहाँ पर खपा दिया जाएगा। राज्यसभा के चुनाव जो है अब आगे अप्रैल में होने हैं, तो के अन्नामलाई की बात चल रही है और उसके अतिरिक्त राज्यसभा के कुछ उपचुनाव भी बाकी हैं, तो वहाँ से के अन्नामलाई को लाया जा सकता है। तो के अन्नामलाई की बात निश्चित रूप से चल रही है, ज़ोर शोर से चल रही है। अब देखने की बात यह है कि के अन्नामलाई को यहाँ पर लाएंगे तो उससे क्या है कि एडीएमके जो है उसको भी थोड़ी सी सांत्वना मिलेगी, क्योंकि एडीएमके तो बहुत दिनों से चाह रही है कि भाई के अन्नामलाई को थोड़ा सा दूर रखा जाए राज्य की राजनीति से। और चूँकि अब एडीएमके से हाथ मिला ही लिया गया है तो भाई थोड़ी बहुत बात तो उनकी माननी ही पड़ेगी। केरला में सुरेश गोपी पहले से बने हुए, मुझे नहीं दिख रहा कि और कोई वहाँ पे और लाया जाएगा। केरला में इस समय वैसे भी कांग्रेस में बड़ा चरण चल रहा है और उसकी भी प्रतीक्षा की जा रही है कि क्या शशि थरूर छोड़ेंगे कांग्रेस। हो सकता है छोड़ भी दें या हो सकता है उनको निकाल दिया जाए, ये बातचीत चल रही है, क्योंकि नायर वोट बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पे और नायर वोट के एकमात्र क्लेमेंट इस समय जो है वो शशि थरूर हैं। उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो विद्रोही माने जाते हैं, तो फिर उनके पास भी क्या अवसर रह जाता है, ये देखने वाली बात है। तो मोटी मोटी बात ये है कि यह सीज़न है कैबिनेट रीशफल का, और ये जो मैंने आपको बताया ये मेरा मात्र विश्लेषण है, अनुमान है, एजुकेटेड गेस है और ये किसी भी प्रकार का प्रेडिक्शन नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।